नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। एफआईआर की कागजी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आरोप सीधे सीधे बीजेपी पार्षद पर लगे हैं और अब पुलिस की भूमिका भी सवालों में है। बारह अप्रैल को गुना में हनुमान जयंती के दौरान निकले जुलूस में माहौल बिगड़ा, लेकिन पुलिस की एफआईआर कहती है माहौल बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जुलूस निकालने वाले ही थे। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा पर गंभीर धाराएं लगी हैं। एफआईआर खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महेश लाकड़ा की शिकायत पर दर्ज हुई। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक जब अफसर ने जुलूस की इजाजत पूछी तो पार्षद ने जवाब दिया, पूछने वाले तुम कौन होते हो। और फिर तेज डीजे, नारेबाजी, पत्थरबाजी और हिंसा की चिंगारी भड़क गई। किया गया था पार्षद ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर। उसके पश्चात कार्रवाइयों के संबंध में जगह जगह पे प्रदर्शन किए गए, चक्का जाम किया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ की गई, रास्ता रोका गया है। इस संबंध में रिपोर्टें आने पर प्रकरण दर्ज किए गए। अभी तक तो 9 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। शहर में शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है। गुना हिंसा मामले में कुल 8 एफआईआर हुई। सबसे पहले 12 अप्रैल की रात 10:56 पर बीजेपी पार्षद की शिकायत पर, जिसमें उन्होंने विक्की खान, गुड्डू खान, तौफीक खान और 15-20 अज्ञात लोगों को आरोपी बताया। अपनी शिकायत में कुशवाहा ने मस्जिद के पास जुलूस के साथ गाली गलौज हुई, धमकी दी गई, पथराव हुआ और गोली तक चली, ऐसी बातें कही। उन्होंने इस दंगे को साजिश बताया। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की घटना है कि हम हिंदुओं पे हमारा जुलूस निकलता है, जब ये पथराव करते हैं। हमारे बच्चे पूरे घायल पड़े हैं, 10-12 लड़के बच्चे घायल हैं। उसके बाद भी हम पे एफआईआर हो रही है। 4 एफआईआर कर रहे हैं। कोई जांच करें, जांच करने के बाद ही अगर सही निकले तो बिल्कुल बकायदा करें। हम कोई दोषी नहीं है। हम मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर भी एफआईआर हुई। आरोप लगभग वैसे ही एक और एफआईआर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं पर शहर में घेराव को लेकर हुई। जो घटना हुई है गुना के अंदर, मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन ने उसमें जो सतर्कता बरती है, प्रदेश सरकार ने भी जो कार्य किया है, मैं समझता हूं उस कार्य सराहनीय कार्य किया है और बहुत जल्दी घटना कंट्रोल में आ गई। गुना हिंसा में कुल 8 एफआईआर हुई, 17 लोग गिरफ्तार हुए। शहर में अमन कमेटी की बैठक हुई। बस मीडिया कैमरों को दूर रखा गया। प्रभारी मंत्री से सवाल हुए तो वो मुस्कुराकर चल दिए। कारण क्या रहा? सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बैठक क्यों की गई? यहाँ भी पुलिसकर्मी, वहाँ भी पुलिसकर्मी, बंद कमरे में बैठक और मीडिया को दूर रखा गया। इससे ऐसी परेशानी का कारण? सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नहीं, बाहर शांति समिति की बैठक कौन सी है? जवाब देना पड़ेगा सर। बंद कमरे में ऐसी कौन सी शांति समिति की बैठक थी? कभी राम की जयकारों के साथ जुलूस निकलते थे, आज वही जुलूस सवालों में है। किसने नारे लगाए, किसने पत्थर फेंके, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर जश्न, हर त्योहार अब डर के साए में डूबा होता है। शहर के कोने में एक पार्षद पीड़ित है, दूसरे कोने में पुलिस के एफआईआर में उसे आरोपी बताया गया है। शहर काजी शांति की बात करते हैं और मंत्री बस मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। क्या वो मुस्कान इस शहर का जवाब है? शांति समिति की बैठक कौन सी है? जवाब देना पड़ेगा सर। बंद कमरे में ऐसी कौन सी शांति समिति की बैठक थी? धूमिल ने लिखा था, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर आदमी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सच्चाई चुनता है। सवाल ये नहीं है कौन गलत कौन सही, सवाल ये है कि आखिर हर त्योहार नफरत के कारोबार में क्यों तब्दील होता जा रहा है और आखिर सच्चाई क्या है। गुना से अपने सहयोगी विनोद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। हनुमान जयंती के त्योहार के पवित्र दिन गुना को निराशाजनक तस्वीर देखने पड़ी, और ऐसा उस शहर में हुआ जहां की पहाड़ियों पर खुद हनुमान जी विराजते हैं। जो हुआ सो हुआ। शहर को अब शपथ लेनी चाहिए कि बहकावे में नहीं आएंगे, पत्थर नहीं, प्यार बांटेंगे।
इसी 12 तारीख को गुना की तस्वीर पूरे देश ने देखी। एक शांत शहर पर इस एक तस्वीर ने बदनामी का दाग चस्पा कर दिया। गुना के वांशिदों को अशांति ने भी परेशान किया और बदनामी ने भी। शांति लौट आई, बदनामी की कड़वी यादें शायद काफी समय तक रह जाएंगी। हनुमान जयंती जैसे पवित्र मौके पर ये नहीं होना था, लेकिन हुआ, और जो हुआ उसे यकीनन शहर के 99.99% लोगों ने सही नहीं समझा होगा। इसी बात में सुकून है। यही बात तसल्ली देती है कि जो हुआ उसे आइंदा रोका जा सकता है, गुना में भी और देश के दूसरे तमाम शहरों, कस्बों और गांवों में भी। क्योंकि हमने मिलकर चलना सीखा है। एक दूसरे के लिए सद्भावना हमारी रगों में है। हमारी दृष्टि सम्मान की रही है। सौहार्द हमारी संस्कृति है। तो फिर गुना में जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या इसलिए कि हम बुरे को बुरा तो समझते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिकार भी नहीं करते? अपने आसपास हो रही कानून विरुद्ध हरकतों पर हम चिंतित तो होते हैं, लेकिन चिंता का खुलेआम इजहार नहीं करते। कई बार तो हम भीड़ की आगोश और उसकी मानसिकता में आकर खुद गलती कर बैठते हैं, और जब तक इसका एहसास होता है हम कानून के मुजरिम बन चुके होते हैं। फिर हमारा ये नया बदनाम पता और परिचय उनके काम आता है, जिनकी गुना जैसी आग पर रोटी सिकती है। हम मोहरा बन जाते हैं, वे चेहरा गलियों, मोहल्लों और पूरे शहर का चेहरा। वो उधर भी है, इधर भी है। दरअसल वो खुद भी नादान है, इंसानियत के मूल को पहचानने में नाकाम है। बहरहाल जिनकी है ये दुकान, वो करते रहेंगे ऐसे काम। हम आपको रहना होगा सावधान। हम ना पहले की सुनेंगे, ना दूसरे की समझेंगे। हम सिर्फ हमारा कानून क्या कहता है उसे मानेंगे। गुना की पहचान यहाँ की पहाड़ी की चोटी पर विराजे हनुमान जी से है। उन्हीं के जन्मोत्सव पर हिंसा, उपद्रव और करवाहट से नहीं। गुना की ऐतिहासिक पहचान और समृद्धि ही अच्छी है, ये तस्वीर नहीं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी में अब तक का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। रामकृष्ण आश्रम के स्वामी को 26 दिन डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए। 2,52,00,000 रुपए की ठगी की गई। स्वामी सुप्रदीप्तानंद को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा बताकर ठगी की गई। पहला कॉल 17 मार्च को आया था। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का मामला है। इस मामले में जो पीड़ित पक्षकार हैं उनने ये बताया कि मार्च महीने में 17 मार्च के आसपास उनको कॉल्स आए और कॉल में बताया गया कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट का यूज करके कुछ अकाउंट खोले गए और अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड की राशि ट्रांसफर हुई है और वो नागपुर से नासिक पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं। उस केस में उनका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इन्होंने उस समय समझा कि जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी सहायता करना उनका दायित्व है। तो उस विश्वास के चलते इन्होंने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनको लगा कि अकाउंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें केस रजिस्टर किया गया है और स्पेशल एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सारे अकाउंट्स हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं और एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसमें जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। कि ये सुदीप्तानंद जी है जो इसमें बैठ के जा रहे हैं और उनसे हमने वो बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई खास बातचीत नहीं की। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 1-1.5 घंटे से इसी साइबर विंग में जो क्राइम ब्रांच है एसपी ऑफिस का, वहाँ स्वयं जो है पुलिस अधीक्षक इनसे पूछताछ कर रहे थे और पूरा बयान जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये मामला है क्या।
और ये जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी है, सबसे बड़ी इस मायने में है कि सबसे अधिक दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके इनको रखा गया, लगभग 26 दिन तक। 17 मार्च को जो सबसे पहले इनके पास एक फोन आता है और इनको बताया जाता है कि वो नासिक से बोल रहे हैं, वो नासिक के CBI ऑफिसर हैं, कभी IB बोलते हैं, कभी ED बोलते हैं, और कहते हैं कि आपका नाम जो है फ्रॉडस्टर में है और आपके नाम के साथ जो है इन्होंने पैसे लिए हैं, और फिर लगातार इनको अरेस्ट करके रखा जाता है। फिर इनको PDF दी जाती है कि किन खातों से आपका पैसा जो अनियमित लेन देन हुआ है और उस लेन देन में ये पैसे गए हैं। फिर लगातार ये कर्मचारियों के माध्यम से पैसे निकलवा कर 2 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास जो है वहाँ उनके खातों में ट्रांसफर करते रहे। उन्होंने ये कहा था कि 15 जो अप्रैल है तब पैसे उनके 15 अप्रैल तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर इनको थोड़ा शक हुआ और उसके बाद उन्होंने जो है इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर पुलिस अधीक्षक को, मामला हाई प्रोफाइल था, तो इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने वहां उनसे बातचीत करी और आज इसमें एक FIR दर्ज हुई है साइबर की। पुलिस का कहना अभी यही है कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, साइबर ठगी का मामला है और हम इसको निश्चित तौर पर इसको भी सुलझा लेंगे बाकी केसों की जगह। मध्य प्रदेश में सरकार चाहती है कि विधायक पढ़ लिख न सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि प्रदेश और देश के विकास में और बेहतर तरीके से योगदान दें। माननीय भी कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसके बाद भी उनकी शैक्षणिक योग्यता की ओर कोई खास रुचि नहीं है। मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों को उच्च शिक्षा के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने बुलाया। बिना क्लास जाए, बिना मास्टर जी की डांट सुने सीधे डिग्री। लेकिन माननीयों ने ऐसी बेरुखी दिखाई जैसे परीक्षा में गणित का सवाल दिख जाए। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद जारी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 230 विधायक हैं। 28% विधायकों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच है। 70% विधायक ग्रेजुएट या इससे अधिक पढ़े लिखे हैं। 3 MLA डिप्लोमा धारक, 2 विधायक साक्षर हैं। 26% मंत्री भी 8वीं और 12वीं के बीच पढ़े हैं। 74% मंत्रियों ने ग्रेजुएशन या इससे अधिक की पढ़ाई की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टरेट हैं। भारत के हर नागरिक को शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, परंतु जनप्रतिनिधि के लिए कितना शिक्षित होना, क्योंकि ये संविधान में व्यवस्था नहीं है, इसलिए आज कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय पे मुझे लगता है कि देश के लोग विचार करेंगे और संसद ऐसा कानून बनाएगी। माननीय मंच से कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये वाक्य किताब में लिखा हो तो शायद उसे भी न पढ़ें। पढ़ाई को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितने नेता चुनाव के बाद जनता से मिलने के लिए। हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और इसका कोई उम्र नहीं होता है। और लोकतंत्र में कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आप कुछ हो सकते हैं, तजुर्बान हो सकते हो, जानकार हो सकते हो, आप राजनीति कर सकते हो, लेकिन वास्तव में जिस दिशा में राजनीति को जाना चाहिए, जिस दिशा में क्षेत्र का और देश का विकास होना चाहिए, वो नहीं कर सकते आप। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, चाहे जनप्रतिनिधि चाहे आम व्यक्ति हो, निश्चित तौर से ज्ञान का भंडार उसके पास रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ में भी अनुभव भी महत्वपूर्ण है। सब पढ़ने को तैयार है, बशर्ते किताब में फोटो हो और टेस्ट में प्रचार। ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी डिग्री जनता का दर्द समझना है और मार्कशीट में लिखा है अनुभव ही सब कुछ है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना 8वीं पास हैं। मंत्री दिलीप अहिरवार ने 10वीं तक पढ़ाई की है। MSME मंत्री चैतन्य कश्यप 12वीं पास हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल और नारायण कुशवाहा 12वीं पास हैं। मंत्री प्रद्युम्न तोमर, नारायण सिंह पंवार भी 12वीं पास हैं। बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर 8वीं पास हैं। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे मिडिल क्लास पास हैं। बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह चौहान 8वीं पास हैं। बीजेपी विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव 8वीं पास हैं। शैक्षणिक योग्यता और जनप्रतिनिधित्व दोनों का एक अलग महत्व है। शैक्षणिक योग्यता का आज के समाज में अपना महत्व है, परंतु जन संवेदनाओं से जुड़ा होना और जन संवेदनाओं को समझना, ये सबसे बड़ा कार्य राजनेता के लिए होता है। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर दोबारा पढ़ाई का मौका मिले तो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। भोज विश्वविद्यालय तो माननीयों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन कुलपति मौन है। शायद सोच रहे हैं ये तो सवाल पूछेंगे भी नहीं, फिर परीक्षा किस बात की। विधानसभा अध्यक्ष बोले हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी विधायकों की दृष्टि से ऐसा कुछ प्रस्ताव मिला नहीं मुझे, लेकिन सामान्य तौर पर विधानसभा और संसदीय कार्यवाही की दृष्टि से लोग दक्ष हों
इसके लिए हम लोग जैसे नई विधानसभा बनती है एक लंबे समय तक उनके प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करते हैं। 4 साल पहले तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कराए थे। 79 विषयों के प्रथम वर्ष के कोर्स तैयार किए गए, जिनमें विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय चुनने का भी अवसर है। 12वीं पास जनप्रतिनिधियों को शॉर्ट टर्म कोर्स से भी सुविधा मिलती है, लेकिन प्रदेश के एक भी विधायक और सांसद ने प्रदेश के किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया। माननीयों को पढ़ाई का न्योता मिला, बिना क्लास, बिना डांट, सीधे डिग्री, लेकिन उत्साह ऐसा जैसे सिलेबस में गणित आ गया हो। मंच से सब कहते हैं पढ़ाई जरूरी है, लेकिन किताब देख ऐसे मुंह मोड़ते हैं जैसे उसमें वोट ना हो। शिक्षा पर हर कोई भाषण दे रहा है, लेकिन पढ़ने का मन किसी का नहीं। एनडीटीवी के लिए मैं आकाश द्विवेदी, जो पढ़ रहा है लेकिन मानने वाला कोई नहीं। ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी के मामले में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। नगर निगम के कुछ अधिकारियों और नसबंदी करने वाली संस्था पर बेजुबानों की नसबंदी के लिए आया पैसा खाने का आरोप है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी का काम करने वाली संस्था उपमन्यु पशु कल्याण समिति और उसकी निगरानी करने वाले निगम के जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। आरोप है कि इस समिति ने जिन कुत्तों की नसबंदी करने का दावा किया, उनमें से कई कुत्ते ऐसे हैं जिनका केवल कान कटा हुआ था, लेकिन उनके शरीर पर ऑपरेशन का कोई निशान नहीं। लगता है ग्वालियर में कुत्तों के लिए काम करने वाली संस्था ने नसबंदी के लिए लेजर तकनीक इजाद कर ली है। आरोप है कि जिन कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया, उनमें से कई ने फिर से बच्चों को जन्म दे दिया है। वैसे तो नगर निगम और घोटालों की चर्चा अमूमन चलती ही रहती है, लेकिन इस समय ग्वालियर नगर निगम में एक अलग ही तरह के घोटाले की चर्चा चल रही है, और ये घोटाला है नसबंदी घोटाला। नसबंदी घोटाला भी ऐसा जो किसी महिला या पुरुष का नहीं, बल्कि जानवरों का नसबंदी का घोटाला है। ग्वालियर में सबको पता है कि ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का इतना आतंक है कि हजारों की संख्या में लोग को शिकार बनाते हैं कुत्ते हर महीने, और अब यहाँ उसकी नसबंदी के नाम पर 50 लाख से अधिक रुपए का घोटाला होने का मामला सामने आया है। ग्वालियर में नसबंदी के लिए काम करने वाली संस्था पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, पहले वो जान लेते हैं। 2023 में उपमन्यु पशु कल्याण समिति को ठेका दिया गया। 860 रुपए प्रति नसबंदी की दर से ठेका दिया गया। जनवरी से अक्टूबर तक 5484 कुत्तों की नसबंदी का दावा हुआ। इस एवज में संस्था को करीब 50 लाख का भुगतान हुआ। संस्था को 1 साल का ठेका 1 करोड़ रुपए में दिया गया था। फर्जीवाड़े के आरोप लगे तो अनुबंध बीच में खत्म किया गया। पशु प्रेमियों का खुलासा, कुत्तों के कान काटकर छोड़ा गया। कई कुत्तों के कान काटे, लेकिन ऑपरेशन का निशान नहीं। जिन कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। पशु प्रेमियों की शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारी नींद से जागे। हालांकि तब तक 860 रुपए प्रति नसबंदी की दर से संस्था को 50 लाख से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका था। अब निगम के अधिकारी मामले की जांच की बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, भुगतान की एक प्रक्रिया है, उसमें न केवल निगम के कर्म अधिकारी बल्कि पशु विभाग के अधिकारी भी उसमें सम्मिलित रहते हैं। वो उन सब के प्रमाणीकरण के पश्चात ही पेमेंट किया जाता है। जो पार्ट्स होते हैं डॉग्स की, उनकी गिनती की जाती है बाकायदा, उसके बाद ही इसको किया जाता है। तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इस तरह से कहना है कि गलत हुआ है उचित नहीं होगा। बाकी फिर जांच की जाएगी, जांच में जो सामने आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि जांच के बाद गड़बड़ी सामने आने पर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। लेकिन मिलीभगत में निगम का कौन अधिकारी शामिल है, इस सवाल पर सब चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कंपनी का बचा हुआ भुगतान भी रोक लिया गया है। वर्तमान में जो है दूसरी संस्था कार्य कर रही है। उस समय समिति का जो पूर्व जिसकी शिकायत है उसको ऑलरेडी हटा दिया गया है। वर्तमान में संस्था जो काम कर रही है उसका भी समय खत्म हो गया है, और नगर निगम द्वारा जो बजियाकरण के लिए नया टेंडर भी जारी किया गया है, जो आगामी 1 माह में टेंडर की कार्रवाई पूर्ण की जाकर जो एक मानक अनुसार एबीसी सेंटर संचालन की कार्रवाई करी जाएगी। मामला जब प्रभारी मंत्री के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उसको गंभीरता से लेना, कमिश्नर साहब को निर्देश दिए तो सख्ती से कार्रवाई करें।
इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि नसबंदी करने वाली संस्था ने हर दिन 40-50 कुत्तों की नसबंदी करने का दावा किया था, जबकि जांच कमेटी ने ये माना है कि एक दिन में 6 से 7 कुत्तों से ज्यादा की नसबंदी ग्वालियर में संभव नहीं है। अब नगर निगम के जब मामला खुला तो नगर निगम के अधिकारियों का यही कहना है कि हमने उस एजेंसी को बदल दिया है और अब ये मामला ऊपर तक गया, प्रभारी मंत्री की बैठक में उठा, प्रभारी मंत्री ने जांच के आदेश दिए, तो अब नगर निगम भी यही कह रहा है कि हम इस मामले की पूरी तरीके से जांच करेंगे। इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला ये है कि जिस दौरान ये कुत्तों की नसबंदी करने के नाम पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए, उसी ड्यूरेशन में 80,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, यानी सड़क पर कुत्तों का आतंक बरकरार रहा और नसबंदी के नाम पर पैसे खाने का सिलसिला भी चलता रहा। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। दंगल फिल्म के महावीर फोगाट की तरह नीमच के एक पिता ने अपनी बेटियों के लिए खेत में ही प्रैक्टिस ट्रैक तैयार कर दिया। आज नीमच के भरत शर्मा की 2 बेटियां फौज में, तीसरी पुलिस में और चौथी नेशनल लेवल पर नाम रोशन कर रही हैं। देखिए नीमच के जावद से ये हमारी खास रिपोर्ट। वो ट्रैक बनाया था लॉन्ग जंप के लिए। मैंने ये सोचा है कि लायक ढूंढने से अच्छा है बच्चियों को लायक बना दो। कन्फर्म हो गया कि हाँ इनको अब वर्दी चाहिए, चारों को वर्दी ही पहनना है। समाज जितने भी ताने मारे, बेटियों को काबिल बनाने के लिए एक पिता हर बंधन को तोड़कर जीतोड़ मेहनत करता है। ऐसे ही हैं नीमच के भरत शर्मा। इन्हें लोग नीमच का महावीर फोगाट भी बोलते हैं। फिल्म दंगल के महावीर फोगाट, जिन्होंने समाज के तानों को दरकिनार कर बेटियों को पहलवानी के क्षेत्र में काबिल बनाया, वैसे ही हैं नीमच के भरत शर्मा, जिन्होंने अपनी 4 बेटियों के लिए वो सब किया जिससे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में कोई परेशानी ना हो। 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल आई थी। इस फिल्म में जो मुख्य किरदार था महावीर फोगाट का, जो कि एक पहलवान हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। उनकी बेटियां जो गीता, बबीता, 4 बेटियां थी। इन बेटियों के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी और पिता की जो समर्पण था इस फिल्म में, यह दिखाया गया कि पिता ने किस तरह से परिश्रम किया और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इसी तरह की एक और स्टोरी है जो नीमच जिले के जावद में है। यहाँ एक गरीब किसान पिता ने अपनी 4 बेटियों को इसी तरह का प्रशिक्षण दिया और उनकी हौसला अफजाई की। भरत शर्मा फौज में जाना चाहते थे, अपना परिवार का नाम रोशन करना चाहते थे। परिवार की जिम्मेदारी और गरीबी से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, तो ठान लिया कि बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि उनके सपने पूरे हो सकें। भरत ने बचपन से बच्चों को फिजिकली फिट बनाया और उसका नतीजा है कि आज उनकी 4 बेटियों में से 2 का फौज में, तीसरी का पुलिस में चयन हो चुका है। चौथी बेटी लॉन्ग जंप में नेशनल गेम्स में हिस्सा लेकर लौटी है। आप अपना नाम बताइए पूरा पहले तो। मैं भरत कुमार शर्मा जावद से हूँ। आपकी कितनी बेटियां हैं और अभी क्या कर रही हैं? 4 बेटियां हैं सर मेरे। बड़ी बेटी कल्पना शर्मा है जो अभी असम राइफल्स में कार्यरत है जी, नागालैंड। दूसरी संजना शर्मा है, उसका अभी एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, जिसका जॉइनिंग लेटर आना बाकी है अभी जी। तीसरी का अभी बीएसएफ में फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, इंदौर फिजिकल था उसका, फिजिकल क्वालिफाई किया है और अब उसका रिटर्न टेस्ट होगा। चौथी बेटी अनीता शर्मा है, जिसने उड़ीसा में अभी लॉन्ग जंप में नेशनल दिया है। भरत अपने परिवार के साथ शहर से दूर खेत पर कच्चे मकान में रहते हैं। अपनी 2 बीघा जमीन पर खेती कर परिवार चलाते हैं। बेटियों का सपना पिता के सपने की तरह वर्दी पहनने का था। अपना सपना पूरा नहीं कर पाए पिता ने बेटियों के सपने को पूरा करने की ठान ली। बेटियों को काबिल बनाने के लिए खेत के एक हिस्से पर स्पोर्ट्स ट्रैक तैयार किया, ताकि बेटियां फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे सकें। हर दिन सुबह उठकर बेटियों को प्रैक्टिस कराते थे। समाज में क्या है कि सर पुराने तौर तरीके से ये होता है कि लड़कियों के लिए लायक ढूंढना। मैंने ये सोचा है कि लायक ढूंढने से अच्छा है बच्चियों को लायक बना दो। बहुत बढ़िया। इसलिए क्या है कि मैंने उनको ये कि सेल्फ डिफेंस बनो, सेल्फ अपने पैरों पे खड़ी रहोगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने उनका शुरू से इसमें स्पोर्ट्स वगैरह में इसी में मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, किस तरह करी थी, क्या करते थे आप बच्चियों को ट्रेन करने के लिए? बच्चों को ट्रेन करने के लिए शुरू से मैंने इनको स्पोर्ट्स में और इसमें करा।
और सवेरे 4 बजे मैं इसको उनको उठा के और विक्रम रोड पे, अपने पास में विक्रम रोड है, वहाँ पे रनिंग के लिए ले जाता था। और खाने के लिए उनको डाइट में मैं साथ में चुकंदर ले जाता था, तो वो चुकंदर खिलाता था। ये वास्तविकता है इसमें, इसलिए मैं चुकंदर खिलाता था। इनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि इनमें प्रोटीन्स वगैरह अच्छे मिलते हैं तो बच्चे अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मैं खिलाता था। और लॉन्ग जंप के लिए मैंने अपने खेत पे ही वो ट्रैक बनाया था लॉन्ग जंप के लिए। पिता की मेहनत को बेटियों ने जाया नहीं किया। 2 बेटियां फौज में चयनित हो चुकी हैं, एक का पुलिस में चयन हो चुका है, तीसरी खेल की दुनिया में पिता का नाम रोशन कर रही है। अभी मेरा एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और अभी और भी तैयारी चल रही है मेरी प्रिपरेशन, मुझे और भी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये पूरे जो पापा की ट्रेनिंग रही, किस तरह से ट्रेनिंग होती थी और क्या क्या सुबह से शाम तक आप करते थे, किस किस तरह की परेशानी आई? मतलब जो बच्चों को सबको सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हमारे घर में नहीं है इतनी। और जो भी बच्चे जैसे जो भी मतलब अच्छा, हमारा घर भी इतना अच्छा बनाया हुआ नहीं है और टीवी भी हमने कभी टीवी नहीं देखी आज दिन तक। घर में ऐसी कोई लाइट की भी सुविधा नहीं है हमारे पास में, फिर भी पापा ने हमको बहुत मोटिवेट किया है। भरत शर्मा और उनकी बेटियों की मेहनत और जज्बे का परिणाम आपके सामने है। बेटियां वर्दी पहनकर अपने पिता के उस सपने को साकार कर रही हैं जो कभी उन्होंने खुद के लिए देखा था। नीमच से एनडीटीवी के लिए विजित राव की रिपोर्ट। तो बेटियों को फौलाद बना दिया और बेटियों ने भी पूरी मेहनत की और वो सपना साकार किया जो कभी उनके पिता ने देखा था। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।